हेलो, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी सीए। आज जो टॉपिक हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे वो रहेगा अमेज़न रेन फॉरेस्ट। सो अमेज़न रेन फॉरेस्ट अभी न्यूज़ में क्यों रहा था? इट इज़ बिकॉज अमेज़न रेन फॉरेस्ट में अभी एक बहुत ज़्यादा इंटेंस ड्रॉट आया हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो भी कम्युनिटी रह रही है उनको ना तो वाटर, फूड, मेडिसिन, इन तीनों में से कोई भी जो चीज़ की अवेलेबिलिटी है वो वहाँ पर नहीं हो पा रही है उन्हें, ठीक है। एंड काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप्स उन्हें फेस करनी पड़ रही है। एंड अगर हम कहें कि आपका ड्रॉट कितना ज़्यादा सीवियर है, तो इस चीज़ का जो अंदाज़ा है वो आप लगा सकते हो कि कितना वाटर लेवल वहाँ पर जो रिवर्स हैं उनका डिक्रीज़ हो चुका है। सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर्स बाय डिस्चार्ज लेवल, दैट इज़ रियो निग्रो, इस वाटर रिवर का जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो आपका काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है। एंड ये कहा जा रहा है कि आपका जो लेवल है डिक्रीज़ हुआ है, ये आपका आज तक का सबसे लोएस्ट लेवल रीच कर लिया है इस रिवर ने। एंड हम इस रिवर की इतनी बात क्यों कर रहे हैं? सो पहले इस रिवर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। रियो निग्रो जो रिवर है, इसे ब्लैक रिवर या फिर गुआनिया रिवर भी कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन प्लीज़ आप देख लीजिएगा। एंड ये जो आपकी रिवर है, ये लार्जेस्ट लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है अमेज़न रिवर की। एंड ये अराउंड 14% वाटर आपका कंट्रीब्यूट करती है अमेज़न बेसिन में। सो अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपका अमेज़न रिवर में जो ट्रिब्यूटरी पानी लेकर आती है, दैट इज़ रियो निग्रो, अगर उसी का ही वाटर लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुका है, सो अमाउंट ऑफ वाटर इन द अमेज़न रिवर दैट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय इट, उसमें भी कम मिलेगा। एडिशनली ये जो आपकी रियो निग्रो रिवर है, ये लार्जेस्ट बैक वाटर रिवर इन द वर्ल्ड है। अब बैक वाटर रिवर क्या होता है? बैक वाटर रिवर हम उस रिवर को कहते हैं जो कि स्लो मूविंग चैनल होता है, जो पानी लेकर आता है स्लोली थ्रू फॉरेस्ट स्वैम्प्स और वेटलैंड्स, उनको बोला जाता है बैक वाटर रिवर। एंड ये जो मोस्ट ऑफ द बैक वाटर रिवर्स होती हैं, ये आपको मिलेंगी कहाँ पर? अमेज़न बेसिन में एंड सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। एंड इस रिवर का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स बाय एवरेज डिस्चार्ज में होने की वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर इस रिवर का वाटर लेवल लोएस्ट चला गया है अब तक की हिस्ट्री में, सो जो ड्रॉट है वो कितना ज़्यादा इंटेंस आया हुआ है अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। सो यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है। अराउंड ये कोलंबिया से ओरिजिनेट हो रही है एंड ये आपका ब्राज़ील में एंटर करके आपका अमेज़न रिवर में फॉल करती है, ठीक है। सो इसको ध्यान रखिएगा, ये अमेज़न, ये निग्रो रिवर है एंड ये आपकी अमेज़न रिवर है जिसमें ये मर्ज होती है। सो जो ब्राज़ील की अथॉरिटीज़ हैं वो ये कह रही है कि अब तक का जो वर्स्ट ड्रॉट है ये अब आया है। कह रहे हिस्ट्री में आज तक ऐसा ड्रॉट आया ही नहीं है, तो सबसे बेकार वाला ड्रॉट है, इतना ज़्यादा इंटेंस है। और ये इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी आप इस वजह से भी समझ सकते हो क्योंकि ब्राज़ील जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है इसकी वजह से इन मोर देन 50 टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ अमेज़न्स, ठीक है। अब ये ऐसा जो कह रहे हैं कि भाई इतना ज़्यादा आपका इंटेंस ड्रॉट आया है। सो जो ड्रॉट है ना, वो अमेज़न एरिया में बहुत नई बात नहीं है, पहले भी आते रहे हैं, पास्ट डेकेड्स के अंदर भी ड्रॉट आते रहे हैं। लेकिन इसको इतना ज़्यादा क्यों बोला जा रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है? दैट इज़ बिकॉज क्योंकि पिछले 5 दशकों में लगभग आपका 17 to 20% जो अमेज़न है, जिसकी वजह से आपका प्लैनेट का क्लाइमेट है वो स्टेबलाइज होता था, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है। पिछले 50 सालों में लगभग आपका मान लीजिए 20% अमेज़न तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है। तो जिसकी वजह से अब एडिशनली ये जो ड्रॉट आएगा तो यहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना अमेज़न का, वो और ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो चुका है? और ज़्यादा एक्सेलरेट हो चुका है। और बल्कि ये कहा जा रहा है कि जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना अमेज़न का, वो लगभग कितने एरिया का है? अराउंड एरिया ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, मतलब पूरा ऑस्ट्रेलिया के साइज़ के बराबर का एरिया अमेज़न में डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो अभी लेटेस्ट
आपको ये डिज़ास्टर जो आया है ये आपका अमेज़ोन की डिस्ट्रक्शन को और ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा और तेज़ी से डिस्ट्रॉय करवाएगा अमेज़ोन रेन फॉरेस्ट को, ठीक है। एंड आगे अभी हम देखेंगे कि एक रिपोर्ट भी आई है और उस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि जो अमेज़ोन है वो जल्दी आपका सवाना में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि वो इस पॉइंट पे, उस एज पे आ चुका है जहाँ पर उससे उसका जो डिस्ट्रक्शन से रिकवर करने की स्पीड है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है। सो अब वो मे बी आपका रिकवर ना कर पाए। सो अब देख लेते हैं क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं इस ड्रॉट के। सो अभी ये जो ड्रॉट आया है ना लगभग जून के महीने से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, एंड उसके बाद से ये अब तक चला जा रहा है, ठीक है, अक्टूबर तक आपका ये चले ही जा रहा है, इतना लॉन्गेस्ट ये आपका ड्रॉट चल रहा है। सो वहाँ पर कह रहे हैं कि वाटर लेवल्स आपके रिवर के क्या हो रहे हैं, ड्रॉप हो रहा है, बारिश नहीं आएगी तो पानी नहीं आएगा रिवर्स के अंदर, ठीक है, जिस वजह से जो रिवर्स के अंदर मरीन लाइफ है, फिशेस, रिवर डॉल्फिन, इन सभी की क्या हो रही है, डेथ हो रही है, ठीक। सो इनकी डेथ की वजह से क्या होगा, वाटर के अंदर इनकी डेड बॉडीज रहेंगी, उसी में ही पानी के अंदर ही रह जाएंगी, जिसकी वजह से जब उनकी बॉडीज सड़ने लगेंगी पानी के अंदर ही तो वहाँ पर वो कॉज करेंगी कंटामिनेशन ऑफ वाटर। सो जो वाटर अब रिवर्स के अंदर सप्लाई होगा वो आपका कंटामिनेटेड होगा, ठीक है। एंड जो वहाँ पर रेजिडेंट्स रह रहे हैं वो ऑलरेडी रिवर पर डिपेंडेंट है, अपनी जो भी कुकिंग, बाथिंग, ड्रिंकिंग, इनके लिए जो उन्हें वाटर चाहिए होता है वो ऑलरेडी उनको कहाँ से मिलता है, रिवर से लेते हैं, और रिवर का पानी क्या हो चुका है, कंटामिनेट। सो अगर जनरली आप बताना चाहो कि क्या कॉन्सिक्वेंस होता है ड्रॉट का, तो आप ये कॉन्सिक्वेंस पहला डाल सकते हो कि ड्राई स्पेल की वजह से, मतलब जब बारिश नहीं हो रही है उस वक्त जो वाटर लेवल्स होंगे किसी भी वाटर बॉडी के, वो क्या करने लगेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, एंड उसकी वजह से जो रिवर के अंदर या वाटर बॉडी में जो भी आपकी मरीन लाइफ है, मरीन लाइफ को भी क्या होगा, उनकी भी डेथ होने लग जाएगी, और जिसकी वजह से उनकी डेड बॉडीज़ की वजह से जो वाटर होगा वो कंटामिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सिक्वेंस आप जनरली भी बोल सकते हो। सेकंड जो कॉन्सिक्वेंस अब वहाँ पर देखने को मिल रहा है अमेज़ोन में, वहाँ पे क्या है कि जो बहुत ज़्यादा ये रिवर्स चलती हैं, इतने ज़्यादा वॉल्यूम में वाटर लेकर आपकी फ़्लो कर रही हैं, तो वहाँ पर उन लोगों ने बहुत सारे मेजर हाइड्रो पावर डैम्स लगाए हुए हैं रिवर्स के ऊपर। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वहाँ पर रिवर्स में जब पानी की कमी है ना, सो जो मेजर हाइड्रो पावर डैम्स हैं उस रीजन के अंदर उनका ऑपरेशन भी रोक दिया गया है, उनके ऊपर भी रोकना पड़ गया, क्योंकि पानी नहीं है, और पानी नहीं होगा तो आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कैसे करोगे यूज़ वाटर को, ठीक है। सो इसीलिए अब क्या हो रहा है कि बोल रहे हैं कि वहाँ पर ना जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा विद इन अमेज़ोन के रहते हैं, बहुत ज़्यादा डीप एरिया में रहते हैं अमेज़ोन के, जहाँ पर उनको जो ये वाटर है, फूड है, ये अदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं पहुँचा पा रहे, ठीक है। सो कह रहे हैं कि हज़ारों लोग जो हैं अमेज़ोन रेन फॉरेस्ट में बहुत कम फैसिलिटीज़ के साथ फंसे हुए हैं, ठीक है। सो ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है। सो जनरली अगर हम बोलें कि क्या कॉन्सिक्वेंस होगा ड्रॉट का, सो आप सेकंड में लिखेंगे कि ड्रॉट की वजह से जो भी आपने मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं वाटर पर, वाटर बॉडीज़ के ऊपर, उनका जो ऑपरेशन है वो भी रुक जाएगा, एंड उसके रुकने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड कॉन्सिक्वेंस आप ये डाल सकते हो जनरली अगर आंसर लिखना है तो। थर्ड अब हम बात करते हैं कि और क्या होगा कॉन्सिक्वेंस। देखो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन होती है ना, तो उस एरिया का, उस एटमॉस्फेयर की जो एयर है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रहता है। एंड बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से अगर वहाँ पर कोई भी उस एरिया में ऐसा प्लांट या कोई भी ग्रास ऐसी प्रेजेंट है जो आपकी फायर कैच कर सकती है, जो क्या कर सकती है, फायर कैच कर सकती है, तो उसकी वजह से होता है वाइल्ड फायर्स। एंड यही आपका वहाँ पर अमेज़ोन में देखा जा रहा है। कह रहे हैं इतना ज़्यादा ड्राई कंडीशन होने की वजह से रेन फॉरेस्ट जो है अब वो वाइल्ड फायर के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन हो चुका है, और इतनी ज़्यादा वाइल्ड फायर्स उन्होंने 2023 में देख ली हैं जो उन्होंने आज तक कभी नहीं देखी थी, हाईएस्ट एवर नोट किए उन्होंने,
ठीक है, कह रहे पिछले 25 सालों में हमने हाईएस्ट एवर नोट किए हैं, लगभग 2700 वाइल्ड फायर्स देखी है। ठीक है, सो थर्ड कॉन्सिक्वेंस क्या रहेगा, आपके ड्राई स्पेल की वजह से जो भी फॉरेस्ट एरियाज़ हैं या प्लांट्स हैं जो ससेप्टेबल है फायर कैच करने के लिए, उनकी वजह से वाइल्ड फायर्स होती हैं। और वाइल्ड फायर की वजह से क्या होगा, जो भी आपका एरिया रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है, कोई भी फॉरेस्ट वाला एरिया है, वहाँ पर अगर ह्यूमन हो या फिर आपका एनिमल हो तो उनकी लाइफ को भी थ्रेट होता है। ठीक है, सो ये आप थर्ड कॉन्सिक्वेंस डाल सकते हो। फोर्थ हम बात करें, अगर बहुत ज़्यादा वाइल्ड फायर्स हो रही हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मोक भी जनरेट होगा। एंड जब आपका बहुत ज़्यादा स्मोक जनरेट हो रहा है तो उस एरिया की जो एयर क्वालिटी है वो भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी, बहुत बेकार एयर क्वालिटी होगी। एंड यही वहाँ पर ब्राज़ील में हो भी रहा है, जो आपकी माना उस जो सिटी है अमेज़ॉन के मिडल में ये सिटी आपकी लाई करती है, अराउंड 2 मिलियन पीपल यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि वाइल्ड फायर की वजह से जो एयर क्वालिटी ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बहुत सारे जो चिल्ड्रंस हैं, ओल्डर पीपल हैं जो सिटी में रह रहे हैं, उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उन्हें हॉस्पिटल तक जाना पड़ रहा है, इतनी बुरी एयर क्वालिटी हो चुकी है वहाँ पर। ठीक है, सो लास्ट कॉन्सिक्वेंस आप क्या डाल सकते हो कि वाइल्ड फायर्स की वजह से स्मोक जनरेट होगा, स्मोक जनरेट होने की वजह से एयर क्वालिटी डिक्रीज़ करेगी एंड जिसकी वजह से आपके ह्यूमंस एंड एनिमल्स की जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो इंक्रीज़ होगी एंड आपका हॉस्पिटल्स के ऊपर जो बर्डन है वो आपका क्या कर जाएगा, बर्डन इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे एडिशनल लोड आएगा। ठीक है, सो ये आपके 4 कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आई थिंक अब आपको याद रहेंगे क्या क्या कॉन्सिक्वेंस थे, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पहला था कि आपके वाटर लेवल्स डिक्रीज़ होंगे, वाटर कॉन्टामिनेट होगा मेरीन लाइफ की डेड बॉडीज़ की वजह से। सेकंड क्या होगा, आपके पानी की कमी की वजह से जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो फंक्शनिंग है वो कम हो जाएगी, रुक जाएगी एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी डिक्रीज़ कर जाएगा। थर्ड आप कॉन्सिक्वेंस क्या डाल सकते हो कि जो ड्राई कंडीशंस रहेंगी उनकी वजह से बहुत ज़्यादा वाइल्ड फायर्स आपकी जनरेट होंगी एंड ज़्यादा वाइल्ड फायर की वजह से फोर्थ कॉन्सिक्वेंस क्या है, एयर क्वालिटी पुअर हो जाएगी एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा बर्डन इंक्रीज होगा ड्यू टू आपके ह्यूमन एंड एनिमल की जो भी एयर क्वालिटी पुअर होने की वजह से उनकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसकी वजह से। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं कि आपका रीज़न क्या बताया जा रहा है कि अमेज़ॉन में इतना इंटेंस ड्रॉट क्यों आया हुआ है। सो कह रहे हैं कि ना देखो, जो अमेज़ॉन है वहाँ पर ना ड्रॉट्स आते जाते रहते हैं। 2021 में भी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाला ना इस रेन फॉरेस्ट ने ड्रॉट को देखा था, जो कह रहे हैं कि पिछले 90 साल का सबसे बुरा था, वर्स था 2021 वाला भी। ठीक है, सो इतना ज़्यादा जल्दी यहाँ पर ड्रॉट क्यों आ रहा है, तो कह रहे हैं कि इसके लिए ना 2 नेचुरल इवेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। इस वाले की जो अब ये आया है ना, इसके लिए 2 आपके नेचुरल इवेंट्स को इन्होंने रिस्पॉन्सिबल कहा है। पहला है एल नीनो एंड दूसरा है हाई वाटर टेम्परेचर इन द नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन। ये 2 रीजंस बताए गए हैं। कह रही कि देखो एल नीनो की वजह से तो क्या हो रहा है, आपका बहुत ज़्यादा हीट वाला जो कंडीशंस हैं कुछ एरियाज़ में वो ट्रिगर हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से यहाँ पर ड्राई स्पेल लंबे टाइम तक रुक रहा है। ठीक, एंड सेकंड रीज़न ये दिया जा रहा है कि जब बहुत ज़्यादा हीट है ना, तो जो नॉर्दर्न ट्रॉपिकल अटलांटिक ओशन है वहाँ का भी जो पानी है ना, सरफेस वाटर है, उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है। ठीक है, अब इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से वहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है एंड रेनफॉल भी नहीं हो पा रही है। अब ऐसा क्यों? सो इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए किसी भी एरिया में कोई भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, जैसे ही आप इन्हें क्या करते हो, हीट करते हो, ठीक, तो यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स और जो वाटर वेपर हैं वो दोनों एक साथ आपके अपर एटमॉस्फेयर में राइज करेंगे। ठीक है, अब अपर एटमॉस्फेयर में जो वार्म एयर जा रही है, उसके साथ कौन है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों जाएंगे। लेकिन अगर इस वार्म एयर का टेम्परेचर
मैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं नॉर्मली रखूं तो क्या होगा, इन दोनों चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, सो देखो, अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर रखती हूँ जिसकी वजह से, मतलब मैं एक्सट्रीम कंडीशंस की बात नहीं कर रही, जो नेचुरली होती हैं उसकी बात कर रहे हैं। सो ये जो वार्म एयर है इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल गए हैं, तो अपर एटमॉस्फेयर में जाने के बाद ये वार्म एयर आपकी कोल्ड एयर में कन्वर्ट हो जाएगी एंड इसके साथ कौन रहेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स रहेंगे। सो अपर एटमॉस्फेयर में जो भी आपके एरोसोल्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उनकी प्रेजेंस में आपको मिलता है क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है, क्या बन जाता है, क्लाउड बन जाता है। अब ये जो कोल्ड एयर है इसकी एक कैपेसिटी है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर को अपने अंदर कंटेन करके अपने अंदर सस्टेन कर सकती है अपर एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अगर कोल्ड एयर की कैपेसिटी मान लो 10 वाटर ड्रॉप रखने की है, तो वो 10 वाटर मॉलिक्यूल उसको मिल गए तो वो सीधा क्या कर देगी, क्लाउड फॉर्मेशन करके आपकी बारिश कर देगी। लेकिन अगर मान लो उसकी कैपेसिटी हमने क्या बोला, 10 वाटर मॉलिक्यूल की है और सिर्फ अभी तक उसके पास 8 ही वाटर मॉलिक्यूल आए हैं, तो फिर क्लाउड फॉर्मेशन होकर बारिश नहीं होती। ठीक है, सो अब क्या हो रहा है, अब रिसेंटली क्या हो रहा है, ये जो वार्म एयर ऊपर जा रही है इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है कि इसे 10 वाटर मॉलिक्यूल रखने की जो कैपेसिटी है वो अब इसकी इंक्रीज हो चुकी है। अब वो 10 वाटर मॉलिक्यूल की जगह पर कितनी वाटर मॉलिक्यूल रख सकती है, मान लो 100 वाटर मॉलिक्यूल्स रख सकती है। ठीक है, तो जब वो 100 वाटर मॉलिक्यूल्स अपने अंदर रिटेन करके रख सकती है ना, तो जब तक ये वाला लेवल रीच नहीं होगा क्लाउड फॉर्मेशन नहीं करके देगी ये वाली एयर। ठीक है, सो अभी प्रेजेंटली यही हो रहा है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो चुका है, सी लेवल का, सी सरफेस के वाटर का इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है कि बहुत ज़्यादा वार्म एयर ऊपर जा रही है जिसकी रिटेंशन करने की कैपेसिटी, वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। एंड बहुत ज़्यादा रिटेन करने की कैपेसिटी की वजह से जब तक उसकी कैपेसिटी पूरी नहीं होगी, फुल नहीं होगी, तब तक वो क्लाउड नहीं बना रही, और क्लाउड नहीं बना रही तो रेन भी नहीं हो रही है। ठीक है, सो ये कारण है वहाँ पर जो कंडीशन अभी ड्रॉट की चल रही है वो। सो ये तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि हाई वाटर टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है। एल नीनो को हम अभी लास्ट में देखते हैं इसको पूरा डिटेल में कि ये एक्सट्रीम हीट कैसे जनरेट कर रहा है इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इन द ओशियन। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं कि फ्यूचर में अब क्या कहा जा रहा है अमेज़न फॉरेस्ट के लिए। सो फॉर फ्यूचर के लिए तो ये कह रहे हैं कि देखो, जिस तरीके से आपका ग्लोबली टेम्परेचर राइज कर रहा है ना, उस अकॉर्डिंग तो आपके अमेज़न को अब बहुत ही लंबे ड्यूरेशन वाले एंड बहुत जल्दी ड्रॉट्स फेस करने पड़ने वाले हैं। मतलब जैसे अभी ड्रॉट चल रहा है जून से लेकर अक्टूबर तक, तो कह रहे हैं कि ये जो टाइम पीरियड है जून से अक्टूबर का, ये और इंक्रीज करने वाला है। आगे हो सकता है ये जून से सीधा दिसंबर तक जाए, ऐसे लंबे ड्रॉट्स आने शुरू हो जाए। ठीक है, एंड 2022 में एक स्टडी भी पब्लिश की गई थी इन द जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज। एंड इस स्टडी में ये कहा गया था कि जिस करंट रेट पर ह्यूमंस आपके फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं ना, अगर वो इस चीज़ को कंटिन्यू करते रहे, ऐसे जलाते रहे फॉसिल फ्यूल्स को, तो कह रहे हैं कि रेन फॉरेस्ट को एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे ज़्यादा ड्रॉट करने पड़ेंगे। कितने, 9 आउट ऑफ एवरी 10 ईयर्स। ठीक है, हर 10 साल में आपको लगभग 9 ड्रॉट तो वो देखेगा ही, फेस करना पड़ेगा। एंड ये कब तक होगा, बाय द ईयर 2060 तक। एक और 2022 की डिफरेंट स्टडी है जो नेचर जर्नल में आपकी पब्लिश हुई थी, उसमें ये कहा गया है कि जो अमेज़न है ना, उसकी ड्रॉट से, लॉन्गर पीरियड वाले ड्रॉट से रिकवर करने की जो कैपेसिटी है वो स्लो होती जा रही है। कह रहे ओवर द पास्ट 20 ईयर्स में, पिछले 20 सालों में उसकी जो वापस अपने आप को ड्रॉट से रिकवर करके दोबारा से एवरग्रीन फॉरेस्ट में कन्वर्ट होने की जो उसकी कैपेसिटी थी वो कम होती चली जा रही है। ठीक है, एंड अब आपका अमेज़न फॉरेस्ट ना नियरली टिपिंग पॉइंट के पास पहुंच रहा है। ठीक है, अब टिपिंग पॉइंट क्या कह रहे हैं वो, मतलब क्या है इसका, कह रहे कि जो टिपिंग पॉइंट है ना, इसके बाद तो क्या होगा, ये लश ग्रीन फॉरेस्ट कन्वर्ट हो जाएगा ड्रायर ओपन सवाना में।
ठीक है, मतलब यहाँ पे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हर जगह आपको ग्रीन ग्रीन दिखता है ना, व्यू जो दिखता है लैंडस्केप, वो सवाना में कन्वर्ट होने वाला है अब तो, ठीक है। एंड क्या होता है, जो ट्रीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में कार्बन स्टोर करके रखते हैं। सो अगर अमेज़न फॉरेस्ट आपका सवाना में कन्वर्ट हो गया ना, तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट की जो उसने कार्बन स्टोर की हुई है उसको ये रिलीज कर देगा, ठीक है। इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस हिसाब से लगा सकते हैं। ये कहा जाता है कि पूरे अर्थ का जो लंग्स है वो अमेज़न है। सो इतना ज़्यादा अमाउंट में कार्बन स्टोर करके रखी हुई है, ठीक है। सो इसी वजह से कहा जा रहा है कि अगर ये सवाना में कन्वर्ट हो गया ना ये रेन फॉरेस्ट, तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाएगी एंड उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग फिर और ज़्यादा बढ़ जाएगी, एग्जैचुरेट हो जाएगी फिर तो, ठीक है। सो ये सजेस्ट किया जा रहा है कि अभी हमें क्या ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम डिफॉरेस्टेशन को कर्ब करें, कम ही ख़त्म ही कर दे, बल्कि डिफॉरेस्टेशन ना ही करें। एंड ग्रीन हाउस गैसेस की जो एमिशंस हैं उनको भी कम करने के लिए बोला गया है, तभी हम अमेज़न को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड कह रहे हैं कि जहाँ पर भी पॉसिबल हो ना, रिफॉरेस्टेशन शुरू कर दो। जहाँ पे भी आपको डिग्रेडेड सवानाज या वेटलैंड मिलते हैं वहाँ पर अपना रिफॉरेस्टेशन स्टार्ट कर दीजिए। सो ये आपका फ्यूचर के लिए इन्होंने प्रेडिक्शंस दी गई हैं। सो अब हम देख लेते हैं एल नीनो क्या है, जैसे हमने अभी ऊपर बात की थी एल नीनो की। सो ये समझ लेते हैं एल नीनो क्या है। देखो एल नीनो क्या है, एक सिंपल वेदर फिनोमेना है। सो इस वेदर फिनोमेना को समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल कंडीशंस क्या है। ये जो वेदर फिनोमेना है एल नीनो एंड ला नीना, ये दो वेदर फिनोमेना ये आपके होते हैं पैसिफिक ओशन के अंदर, ठीक है। ये फिनोमेना रिलेटेड है टू द पैसिफिक ओशन। सो पहले देखते हैं नॉर्मल कंडीशन में पैसिफिक ओशन में क्या होता है। देखो पैसिफिक ओशन में, इस फिगर से आपको समझ आ जाएगा, पैसिफिक ओशन में आपका जो ये वाला एरिया है, सेंटर वाला एरिया है, यहाँ पर ड्यू टू सन बहुत ज़्यादा जो वार्म वाटर है सरफेस पे, जो इस ओशन का सरफेस वाटर है ना वो बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है, ठीक है। एंड आपके नेचर की कंडीशंस की वजह से ये जो इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया वाला साइड है यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप होता है। एंड यहाँ पर जो ये साउथ अमेरिका का ये पीरू वाला कोस्ट है यहाँ पर आपका हाई प्रेशर डेवलप होता है, जिसकी वजह से आपकी जो ट्रेड विंड्स हैं वो मूव करती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इस डायरेक्शन में विंड फ्लो करती है, ठीक है। सो जब आपकी ईस्ट डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रही है ना, तो जो सरफेस पर गर्म पानी है ये ओशन के, ये विंड्स उसे अपने साथ लेकर जाएंगी, ठीक है। उसे कहाँ ले जाएंगी, आपकी ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में ले जाएंगी। सो अब ये इस पिक्चर को अब आप समझ पाओगे क्लियरली। यहाँ इस पिक्चर में दिखाया हुआ ना ये वाला रेड एरिया। सो ट्रेड विंड्स की वजह से ये जो वार्म वाटर था कहाँ जाके एक्यूमुलेट हो गया, ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में। सो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जो ये सरफेस पे वाटर है ये इसका टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हाई है, हाई टेम्परेचर है। सो यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके इवेपोरेट करके एटमॉस्फेयर में ऊपर राइज करेंगे। एंड ऊपर राइज करने के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा। एंड क्लाउड फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर रेन हो जाएगी, ठीक है। सो इस एरिया में क्या होगी, रेन हो जाएगी। एंड फिर उसके बाद जब देखना यहाँ पर आपका वाटर मूव कर चुका है टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया। सो इस एरिया में जो ऊपर वाला, इस एरिया में जो ये ऊपर का सरफेस वाटर था ये तो जा चुका, तो इसकी जगह कौन लेगा, नीचे से ठंडा पानी ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। नीचे से, ओशन भी नीचे से ये ठंडा पानी ऊपर की तरफ आता है। और ये जो ठंडा पानी जैसे यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, ये ब्लू कलर का दिखाया हुआ है ना, ये यही शो कर रहा है कि जो ओशन में नीचे ठंडा पानी है वो आपका ऊपर आ जाएगा, ऊपर का गर्म पानी कहाँ चला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में। इस तरीके से आपका सर्कुलेशन होता है वाटर का ड्यू टू दिस मूवमेंट, ठीक है। सो यहाँ पर जो ये पीरू वाली कोस्ट है, यहाँ पर जब ये ठंडा पानी ऊपर आता है, अपवेल होता है, उस टाइम पर ये सरफेस पर बहुत ही न्यूट्रिएंट लेकर आता है, ठीक है। जब ये ठंडा पानी आपका ऊपर आएगा तो इसके साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फिशरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी कहते हैं ना बहुत ज़्यादा फ्लरिश करती हैं,
ठीक है, जिसकी वजह से इस कोस्ट के ऊपर इनकी इकोनॉमी इस फिशिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, बहुत ज़्यादा फ्लोरिश करती है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपकी फर्टिलाइज़र्स की भी जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स वगैरह भी मिलेंगी, जहाँ ज़्यादा फिश वगैरह होंगी वहाँ बर्ड्स भी मिलेंगे जो उनको खाएंगी। ठीक है, सो इस एरिया की इकोनॉमी भी सही चलती है और ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में आपको नॉर्मली पानी रेन भी मिल जाती है। सो ये है नॉर्मल कंडीशन। ठीक, अब इसी कंडीशन को ही, इस कंडीशन को आप बहुत ज़्यादा एग्जैचुरेट कर देते हो। ये जो आपकी नॉर्मल कंडीशन यहाँ पर इस फिगर में शो की हमने समझी है, इसी को ही अगर आप एग्जैचुरेट कर देते हो तो उसको बोलते हैं, दो नाम दिए जाते हैं, एक बोलते हैं हम एल नीनो और एक बोलते हैं हम ला नीना। ठीक है, सो एक बार रीड कर लेते हैं नॉर्मल कंडीशन के बारे में ताकि आपको और क्लियर हो जाए, कुछ गलती हुई हो तो वो भी देख लेंगे। वेदर डिपेंड करता है आपका ओशियन टेम्परेचर के ऊपर, एंड वेयर द ओशियन इज़ वार्म, जहाँ पर भी आपका ओशियन वार्म होगा वहाँ पर ज़्यादातर क्लाउड की फॉर्मेशन होगी, एंड ज़्यादा क्लाउड की फॉर्मेशन की वजह से वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होगी। ठीक, सो पैसिफिक ओशियन में इक्वेटर के पास जो सन है वो वाटर को स्पेशली वार्म कर देता है, एंड यही जो वार्म वाटर है ये आपका मूव करता है टुवर्ड्स नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया, क्योंकि इस तरफ आपका डेवलप होता है लो प्रेशर सिस्टम, सरफेस के ऊपर लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है, एंड हाई प्रेशर सिस्टम आपका डेवलप होता है ऑफ द कोस्ट ऑफ पीरू की कोस्ट की साइड में। ठीक है, नॉर्मली बात कर रहे हैं ये। सो इस वजह से ये जो प्रेशर डेवलप हुआ है उस वजह से ट्रेड विंड आपकी ब्लो करती हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ओवर द पैसिफिक ओशन, एंड ये जो वार्म वाटर आपका था, डेवलप हुआ था, इसको ये ट्रांसपोर्ट कर देगी वेस्ट साइड में, ये आपका वेस्ट साइड है, इधर आपका ट्रांसपोर्ट कर देगी, एंड इसकी वजह से कन्वेक्टिव स्टॉर्म्स जिसे कहते हैं थंडर स्टॉर्म्स, वो इंडोनेशिया एंड कोस्टल ऑस्ट्रेलिया की तरफ आएंगे, मतलब यहाँ पर आपकी बारिश वगैरह होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो ये नॉर्मल कंडीशन है। अब बात करते हैं एल नीनो और ला नीना की। देखो, एल नीनो और ला नीना ये दोनों ही अपोजिट क्लाइमेट ट्रेंड्स हैं। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन से थोड़ा ज़्यादा डेविएट करते हैं और दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट हैं। ठीक है, एंड इनका जो टाइम पीरियड है जब तक ये रहेंगे वो होता है नॉर्मली 9 to 12 मंथ्स, एंड लेकिन ये जो टाइम पीरियड है इनका ये आपका एक्सटेंड भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि 9 से 12 महीने रहे और फिर चले गए उसके बाद नहीं होगा, नहीं, ये और भी लंबे टाइम तक एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, एंड ये जो इवेंट्स हैं ये आपके हर 2 या 7 साल में, एवरेज तौर पर हम बोल रहे हैं, ये बार बार वापस आते हैं। ठीक है, अकर होता है। एल नीनो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होता है देन द ला नीना। ठीक है, ज़्यादा जल्दी जल्दी कौन आता है, एल नीनो आता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि रेगुलर बेसिस पे आएंगे, कभी आ गए तो आ गए, कभी नहीं आए तो नहीं आए। ठीक, अब साइंटिस्ट जो हैं इन दोनों को ही एक साथ क्या बोलते हैं, इन दोनों को एल नीनो सर्दर्न ऑसिलेशन, एनसो साइकिल बोला जाता है। अब एनसो साइकिल क्या है, एनसो साइकिल एक इरेगुलर पीरियोडिक वेरिएशन है विंड्स का एंड सी सरफेस टेम्परेचर का। ठीक है, जो आपका विंड्स का सर्कुलेशन हो रहा है पैसिफिक ओशन के ऊपर और जो सी सरफेस टेम्परेचर का जो भी आपका वेरिएशन हो रहा है, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है एनसो। ठीक है, सो दिस नेचुरली अकरिंग फिनोमेना इन्वॉल्व्स fluctuating ocean temperature in the central and eastern equatorial Pacific coupled with changes in the atmosphere, and ये जो definition है ये दी गई है by the World Meteorological Organization। ठीक है, तो आप इस एनसो की ये वाली definition याद कर सकते हो। ठीक है, ऑफिशियल है। सो आई थिंक अब आपको समझ आया होगा कि एनसो क्या होता है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं एल नीनो और ला नीना की। मैं वो पूरा एक बार फिर से इसी डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ होता क्या है। सो अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि ला नीना क्या होता है, इसके बाद हमें समझ आ जाएगा आसानी से कि एल नीनो क्या होता है। ठीक है, सो देखो, नॉर्मल कंडीशंस में हमने क्या मान रहा था कि सन की वजह से जो सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक एरिया है
ये इक्वेटर के पास, यहाँ पर सन की वजह से जो वार्म वाटर जनरेट होता है वो आपका ट्रेड विंड्स ट्रांसपोर्ट कर देती हैं टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया वाली साइड में, ठीक है। ये जो ओशियानिया वाला साइड है इधर आपका ट्रांसपोर्ट कर देती है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक। अब मैं अगर मान लीजिए इस ट्रेड विंड की स्ट्रेंथ की बात करूँ, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, क्या हो जाए, ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, तो अगर आपकी ट्रेड विंड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो जो अमाउंट ऑफ वाटर वो आपका इस एरिया से ऑस्ट्रेलिया की तरफ ट्रांसपोर्ट कर रही थी, वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, वाटर की, वार्म वाटर की वो क्वांटिटी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी, ठीक। सो जब ये क्वांटिटी ज़्यादा अमाउंट में वार्म वाटर आपका ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएगा तो यहाँ का जो ओशन का वाटर का टेम्परेचर रहेगा, सरफेस ओशन का वाटर का टेम्परेचर जो रहेगा वो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी आया अब यहाँ पे। सो अब यहाँ पर जो आपका वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज करेगी एटमॉस्फेयर में एंड ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर अब आपकी राइज करेगी एटमॉस्फेयर में क्योंकि ज़्यादा वार्म वाटर आपका ऑस्ट्रेलिया की तरफ आया है। सो यहाँ पर जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, क्लाउड ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। सो ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन की वजह से रेन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। सो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ला नीना, ठीक है, जिसकी वजह से जो रेन है वो ज़्यादा किसकी तरफ होती है, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया साइड में होती है। एंड वहीं दूसरी तरफ ऑल्टरनेटिवली ये जो पीरू वाली साइड है, ये जो पीरू वाली कोस्ट है, यहाँ पर जो कोल्ड वाटर है वो उतना ही ज़्यादा ऊपर की तरफ आएगा, अपवेल करेगा, और जितना ज़्यादा कोल्ड वाटर ऊपर की तरफ आएगा उतना ही ज़्यादा वो न्यूट्रिएंट रिच भी मिलेगा, ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच पानी ऊपर की तरफ आ जाएगा सरफेस पे। सो यहाँ पर जो फिशरीज़ की प्रोडक्शन है, फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन है, वो लोगों को और ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनकी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। सो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ला नीना। अब समझ आया कि ला नीना में नॉर्मल कंडीशन को और ज़्यादा एग्जैचुरेट कर दिया जाता है, और ज़्यादा एक्सट्रीम कर दिया जाता है ला नीना में, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन को। एंड ये जो यहाँ पर आपकी मूवमेंट आपने देखी है इस पूरे फिनोमेना में, जिसमें हमने वाटर की मूवमेंट करी है, कहाँ से कहाँ हो रही है, एंड हमने एयर की भी मूवमेंट देखी है, ट्रेड विंड की भी मूवमेंट देख रहे हो ना। सो ये जो पूरा कंप्लीट हमने फिनोमेना समझा है जिसमें हम वाटर की मूवमेंट एंड प्लस आपका एटमॉस्फेयर में जो ये एयर की मूवमेंट है, इन दोनों को एक साथ जब पढ़ते हैं ना तो इस ऑसिलेशन को, कंप्लीट ऑसिलेशन को कहा जाता है फिर एनसो, ठीक है, उसको बोलते हैं एनसो। सो अब हम देख लेते हैं कि एल नीनो क्या है। एल नीनो एग्जैक्टली अपोजिट कर दो ला नीना का, इसका ठीक अपोजिट करना है। मतलब अभी ला नीना में हमने यहाँ पर एक्सट्रीम रेन की थी, एल नीनो में क्या करेंगे, अब आप एक्सट्रीम रेन कर देंगे ऑन द कोस्ट ऑफ पीरू वाली साइड के ऊपर, यहाँ पर आपकी ज़्यादा रेन होगी एंड इस साइड में आपको क्या मिलेगा, सूखा रहेगा, एरिडिटी का बहुत, मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, बारिश होगी नहीं, ड्राउट जैसी कंडीशंस हो जाएंगी, ठीक है। एग्जैक्टली अपोजिट कर दिया। अब ये क्यों, कैसे करोगे आप, रीज़न क्या दोगे। देखो ला नीना में हमने बात करी कि जो ट्रेड विंड्स हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। मैं एक बार कलर चेंज कर लेती हूँ जो दिखाई दे जाए, ठीक है। सो ला नीना में क्या हुआ था, ये ट्रेड विंड्स जो है इनकी स्ट्रेंथ आपने बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी थी। एल नीनो में आप इसकी स्ट्रेंथ को कह दीजिए कि बहुत वीक हो गई, ठीक है। ट्रेड विंड्स की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो गई है एल नीनो में। सो जब ट्रेड विंड्स की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो इधर की तरफ जो वाटर मूव कर रहा है वो अब आपका कम मूव करेगा, ठीक है। एंड बल्कि क्या होगा, यहाँ पर जो इक्वेटर है यहाँ पर एक आपका अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में भी वाटर फ्लो करता है। सो जैसे ही ट्रेड विंड्स वीक होंगी ना, ये वाला जो करंट इक्वेटर का, काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो यहाँ पर चल रहा था, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू ट्रेड विंड, ठीक है। ये वाटर का ही सर्कुलेशन है जो चलता है, ठीक है, ये इक्वेटर के पास, ठीक है। तो ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ट्रेड विंड से कि जो वार्म वाटर यहाँ सेंटर इकट्ठा था, जिसे आना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया की तरफ, इस काउंटर इक्वेटोरियल करंट की वजह से अब वो आपका मूव कर जाएगा टुवर्ड्स द पीरू कोस्ट,
ठीक है, किधर की तरफ मूव कर जाएगा, पीरू कोस्ट की तरफ चला जाएगा। एंड पीरू कोस्ट की तरफ जाने की वजह से इस कोस्ट पे यहाँ पर वार्म वाटर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। सो जब यहाँ पर पीरू कोस्ट पे वार्म वाटर इकट्ठा होगा तो वो राइज करेगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगी और रेन कर देगा। सो अब बारिश कहाँ पर ज़्यादा होगी, पीरू वाली साइड पर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा वार्म वाटर इकट्ठा रहेगा सरफेस पे। सो ये जो आपका वार्म वाटर है, अगर इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो चुका है एल नीनो की वजह से, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो बहुत आसानी से ना हो। ठीक है, तो इसीलिए जो ये वाला एरिया रहेगा इसे बहुत ज़्यादा हीट फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड वहीं पर उल्टा ये जो ऑस्ट्रेलिया वाली साइड है, यहाँ नॉर्मली क्या होनी चाहिए थी, बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ से जो वार्म वाटर है वो चला गया किधर, पीरू वाली साइड पे। एंड ऑस्ट्रेलिया वाली साइड क्या फेस करना पड़ेगा, अब लेस रेन होगी, यहाँ पर ड्रॉट वाली कंडीशंस भी आ सकती हैं। ठीक है, सो एल नीनो में इस तरीके से आपका डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एरियाज़ में, वर्ल्ड में, ओशन में आपका जो हीट है वो एक्सट्रीम लेवल पर जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे। आई होप आपको समझ आया होगा ये टॉपिक क्या है पूरा। सो अब आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा और रीड कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक होगा ठीक हो जाएगा। एल नीनो क्या है, बेसिकली वार्म फेज है जिसमें आपका एक बैंड ऑफ वार्म वाटर वो स्प्रेड करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कहाँ पर, इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन। मतलब ईस्ट साइड कौन है, पीरू वाला कोस्ट, उधर की तरफ जाएगा आपका कौन, वार्म वाटर। एंड ला नीना में क्या होता है, जिसे हम कहते हैं कोल्ड फेज, एक बैंड ऑफ कोल्ड वाटर, कूलर वाटर आपका स्प्रेड करता है ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ऑफ एनसो इसको बोलता है, कोल्ड फेज ऑफ एनसो बोला जाता है ला नीना को। ये एनसो का कोल्ड फेज चल रहा है मतलब ला नीना है, एनसो का वार्म फेज चल रहा है तो वो क्या है आपका, एल नीनो है। ठीक है, सो एल नीनो एंड ला नीना, इन दोनों की वजह से ही जो ग्लोबली आपका वेदर है, वाइल्ड फायर है, इकोसिस्टम, इकोनॉमी सब अफेक्ट होती हैं। ठीक है, एंड ये चीज़ याद रखना, ये कोई स्टॉर्म नहीं है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, ये सिंपली एक वेदर फिनोमेना है जो पैसिफिक ओशियन का है, पैसिफिक ओशियन से रिलेटेड है। ठीक है, एंड कब इसे ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाता है, साइंटिस्ट कैसे बोलते हैं कि हाँ एल नीनो आ गया या ला नीना आ रहा है। सो बेसिकली जो सी सरफेस टेम्परेचर है इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन, अगर वो आपका राइज कर जाए 0.5 डिग्री सेल्सियस ओवर देयर हिस्टोरिक एवरेज टेम्परेचर फॉर 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स, मतलब पिछले कुछ सालों का जो एवरेज टेम्परेचर, सी सरफेस टेम्परेचर चल रहा है इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन का, ठीक है, अगर वो 0.5 एवरेज से 0.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाए लगभग 3 महीने तक, लगातार 3 महीने तक, तो फिर कह दिया जाता है, डिक्लेयर कर देते हैं कि एल नीनो आ गया है। साइंटिस्ट फिर उसको डिक्लेयर कर देंगे। वो साथ में रेनफॉल पैटर्न्स, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, इनको भी देखते हैं, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी बोल दिया जाता है, डिक्लेयर करते हैं कि हाँ ऑफिशियली एल नीनो आ चुका है। ठीक है, सो कब आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला, सबसे इंटेंस एल नीनो कब आया था, 1997 1998 का जो ये साल था, उस टाइम पे कहा जाता है कि सबसे बड़ा एल नीनो आया था, इतना ज़्यादा इंटेंस था वो एल नीनो। उस टाइम पे कहा जाता है लगभग 2100 डेथ हुई हैं और जो इकोनॉमीज़ हैं उन्हें डैमेज फेस करना पड़ा है अराउंड $33 बिलियन का। इवन मंगोलिया में 108 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर तक चला गया था और पेरू में बहुत ज़्यादा फ्लड आए थे। यूएस साइड में उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्नेडोज़ वगैरह भी फेस करने पड़े, फ्लड्स देखने पड़े। सो इनकी वजह से जो इकोनॉमीज़ हैं उन्हें इतना ज़्यादा अमाउंट का नुकसान भी हुआ था और डेथ्स भी हुई थी। ठीक है, इतना ज़्यादा इंटेंस आया था। तो आप बस ये ईयर याद रखना कि कहा था। ठीक है, सो एल नीनो को जो दूसरा नाम बोलते हैं, मतलब मीनिंग जो हम अगर बात करें, सो एल नीनो का मीनिंग होता है द बॉय एंड ला नीना का मतलब होता है द गर्ल। ठीक है, बाकी ये सब यहाँ पे वही लिखा हुआ है। सो इंडियन मॉनसून के ऊपर अगर हम बात करें कि कैसा रहा है पिछले कुछ सालों में, क्या रीसेंट ट्रेंड रहा है, तो लगभग 4 सालों तक काफ़ी अच्छा मॉनसून आया इंडिया में। और जो रेनफॉल रही है आपकी 2019 से लेकर 2022 तक, उसमें कहा गया है कि एनुअली जो एवरेज रेनफॉल हुई है वो 1268 mm हुई है एनुअली।
ठीक है। इतनी सरप्लस में बारिश हुई है, नॉर्मल से ज़्यादा बारिश हुई थी कि जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है वो कहा जा रहा है कि हर साल 4.3% हो रही थी, एवरेज इंक्रीज हो रही थी ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। ठीक है। एंड इतनी ज़्यादा जो ये रेनफॉल हो रही थी वो कहते हैं कि किसकी वजह से हो रही थी, ला नीना की। तो मतलब 2019 से लेकर 2022 तक कौन सा वेदर फिनोमेना चल रहा था पैसिफिक में, ला नीना चल रहा था, जिसकी वजह से इंडिया का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो काफ़ी फ्लरिश किया है। ठीक है। एंड जो आपका अभी रिसेंट ओशियनिक नीनो इंडेक्स है उसकी वैल्यू 3 मंथ तक, लगातार 3 महीने तक जो एवरेज सी टेम्परेचर है उसको देखा गया है कि वो डेविएट किया है फ्रॉम नॉर्मल वैल्यू इन द ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन। कितना डेविएशन देखा गया है एवरेज से, -0.4 डिग्री सेल्सियस का देखा गया है फॉर जनवरी टू मार्च 2023। अब इसका मतलब क्या है? सो देखो, ओशियानिक नीनो इंडेक्स होता क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं। ये जो ओशियानिक नीनो इंडेक्स है ये बेसिकली 3 महीने तक जो एवरेज टेम्परेचर रहा है उसकी एनॉमली को देखा जाता है। जो सरफेस वाटर होता है ना ईस्ट सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन का नियर द इंटरनेशनल डेट लाइन, उस वहाँ के सरफेस का जो वाटर टेम्परेचर है उसको लगातार 3 महीने तक देखा जाता है, कंपेयर किया जाता है एवरेज टेम्परेचर के साथ। ठीक है। एंड वो अगर आपके नॉर्मल से जो एवरेज पिछले कुछ सालों का चल रहा है ना उससे अगर वो 0.5 के से ज़्यादा डेविएशन आ रहा हो टेम्परेचर का, या 0.5 से ज़्यादा का डेविएशन अगर आ रहा हो तो कह दिया जाता है आपका एल नीनो है। जैसे अभी हमने बात की थी ना कि एल नीनो ऑफिशियली कैसे डिक्लेयर करते हैं, वो इसी वैल्यू को देखकर डिक्लेयर किया जाता है कि अगर आपका टेम्परेचर जो है वो एवरेज जो कुछ सालों से चल रहा था नॉर्मली जो चलना चाहिए उससे अगर 0.5 ज़्यादा राइज़ कर रहा है या 0.5 से भी ज़्यादा राइज़ कर गया है तो कह देते हैं कि एल नीनो आ रहा है। एंड अगर ये वैल्यू आपकी -0.5 या उससे भी कम चली जाए ना टेम्परेचर की तो उसको बोल देते हैं कि ला नीना आया है। ठीक है। सो ये जो रिसेंट वाला केस है इसमें कितना डेविएशन आया है, -0.4 डिग्री का आया है, लेकिन ला नीना में कितना आना चाहिए, -0.5 का आना चाहिए, यहाँ आया है -0.4 का। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये वाला जो साइकिल है, ये जो अभी फिनोमेना चल रहा है रिसेंट में, वो आपका एनसो का न्यूट्रल फेज़ है, एनसो का न्यूट्रल फेज़ है। ठीक है, ये मतलब बताया गया था। लेकिन अब जो रिसेंटली अक्टूबर तक आते आते तो आपने न्यूज़ में काफ़ी देखा होगा कि ये जो आपका वैल्यू है एनसो के लिए, ये जो टेम्परेचर देखा गया है ना साइंटिस्ट ने, वो तो अब बहुत ज़्यादा राइज़ कर चुका है, अराउंड आपका 0.5 से ऊपर जा रहा है। ठीक है। सो अब ऑफिशियली ये चीज़ डिक्लेयर कर दी गई है कि ना एल नीनो आ चुका है। ठीक है। सो थ्रेट क्या रहेगा, थ्रेट ये रहेगा एल नीनो की वजह से कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द US NOAA, उन्होंने कहा है कि जो आपका ये एनसो न्यूट्रल रहा है पूरे ये जो गर्मियों के टाइम में, अर्ली समर्स ऑफ 2023 में ये आपका परसिस्ट किया है एंड इसकी वजह से फेवरेबल अब आपका ट्रांजिशन होगा टूवर्ड्स द एल नीनो। ठीक। सो ट्रेंड क्या रहा है, अप टू 2023 के स्टार्टिंग में जनवरी के स्टार्टिंग में 2023 से पहले क्या चल रहा था, ला नीना चल रहा था। एंड जनवरी से लेकर आपका मार्च तक का जो टाइम पीरियड है तब तक क्या चल रहा था, न्यूट्रल फेज चल रहा था। एंड मार्च के बाद अब आपका क्या स्टार्ट हो चुका है, एल नीनो स्टार्ट हो चुका है। ये थोड़ा पुराना है इसीलिए आपको थोड़ी लैंग्वेज अलग लगेगी। ठीक है। सो इसकी वजह से अब क्या होगा, सो ये आपने रिसेंटली देखा भी होगा, काफ़ी न्यूज़ में कहा भी जा रहा है कि जो आपका अगस्त था काफ़ी ड्राई गया था, मॉनसून जो है इंडिया का वो काफ़ी ड्राई गया था इन द अगस्त अगस्त महीने में। वो उसके लिए जो फैक्टर्स हैं वो 2-3 फैक्टर्स आपके बताए गए थे, जिसमें से एक फैक्टर आपका एल नीनो को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है कि एल नीनो की वजह से अगस्त में जो बारिश जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। ठीक है। एंड कह रहे हैं कि एल नीनो अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ठीक है। तो इसकी वजह से जो इंडिया में रबी सीज़न आएगा उसके ऊपर आपका इम्पैक्ट होने वाला है एंड आपकी रबी की जो प्रोडक्शन है वो आपकी डिक्रीज़ कर सकती है। ठीक। सो इसीलिए जो पॉलिटिकली आपके बीजेपी गवर्नमेंट जो अभी सेंटर में है
उनको काफ़ी ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी है वो फेस करनी पड़ सकती है। ठीक, सो पॉलिटिकल चैलेंजेस भी एसोसिएटेड है आपके प्रोडक्शन कम होने के बाद। ठीक है, सो ये था आपका पूरा टॉपिक जिस पे मैंने सारा कंप्लीट आपको जितना भी रिलेटेड टॉपिक है उससे समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप स्टडिंग, बाय।